चुनाव ज़्यादा देर मत खींचो। जितना ज़्यादा चुनाव हम आगे लेके जाएंगे उतना हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। स्टेट बीजेपी जो है वो आला कमान को ये कह रही है कि इस बार आप, जैसे आपने लोकसभा में शिंदे जी के साथ सीट शेयरिंग करते समय शिंदे जी का हर एक जो भी डिमांड थी वो पूरी की, उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी बहुत बड़ी समस्या में, दुविधा में गिर गई है कि इलेक्शन कब लें, क्योंकि इलेक्शन को ज़्यादा लंबा खींचते हैं, क्योंकि अभी दिवाली के बाद होना है जी। अगर 26 नवंबर के बाद इलेक्शन जाते हैं तो राष्ट्रपति शासन बैठ जाता है जी। और 6 महीने में फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन जो पब्लिक पर्सपेक्टिव या पब्लिक परसेप्शन जो है वो पूरा बदल जाएगा, क्योंकि इससे एक नैरेटिव सेट हो सकता है जो बीजेपी को डर लग रहा है। जितना हम इलेक्शन को आगे खींचेंगे, आगे डालेंगे, उतना बीजेपी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि नापास या फेल या जिसे बोलते हैं कि हारने के डर से बीजेपी इलेक्शन को पोस्टपोन करवा रही है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व कार्ड चलता नहीं है। आप कितना भी रिलीजियस पोलराइजेशन करके देखिए, जैसे मराठी में हम बोलते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण, धर्म की राजनीति कितनी भी आप ला लो, यहाँ पे धर्म से यहाँ पे वोट का बंटवारा नहीं होता धर्म की राजनीति से। एक दूसरा, महाराष्ट्र में मोदी कार्ड नहीं चल रहा है जी, मोदी जी का फेस नहीं चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव के पहले जो महाराष्ट्र की दो मुख्य पार्टियां हैं, दो यानी कि जो दो अलायंस हैं, उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर काफी अभी तक चर्चा चल रही है और कौन कितने सीट पे लड़ेगा इसको लेकर बातें क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। वहीं अगर बात करें सत्ताधारी महायुति की, तो इसमें ऐसे हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं जिसको देखकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में ये अलायंस टूट जाए। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आशीष जादव जी हैं, जो लोकमत वीडियोस के एडिटर हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महायुति में क्या चल रहा है। सर, महायुति में क्या चल रहा है? ऐसी खबरें आ रही हैं कि महायुति टूट सकती है, अजित पवार नाराज है, महायुति के जो शिवसेना और बीजेपी के नेता भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देखिए सोनू जी, दो चीज़ें हैं। एक तो महायुति, जिसको हम राष्ट्रीय स्तर पे एनडीए बोलते हैं, आज एनडीए में सबसे बड़ा पार्टनर बीजेपी के साथ कोई है तो वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। तो ऑब्वियसली महायुति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना ये नेचुरल अलाइज है। इनकी एक, जिसे हम कहते हैं कि एक नैसर्गिक ऑर्गेनिक युति है, अलायंस है। लेकिन जहाँ तक के अजित पवार जी का जो गुट है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, उसका सवाल है, तो वो अभी अचरज में है। वो इसलिए अचरज में है, या जिसे बोलते हैं पैनिक है, कि सीट शेयरिंग में उनको कितने सीटें मिलेंगी। दूसरी बात ये भी है कि महायुति में अभी ये तय नहीं हुआ है कि जो विधानसभा का चुनाव है उसकी डेट्स क्या होंगी। जैसे कि हमें पता है कि चुनाव आयोग ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पहले होंगे और उसके बाद में दिवाली के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। अभी एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि मे बी ये चुनाव और आगे ले जाए, ऐसा महायुति को लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एक एटमॉस्फेयर बना है। जैसे कि बदलापुर का इंसिडेंट बहुत ताज़ा है, पुणे में भी कल से जो पूरे स्टूडेंट्स रास्ते पे आ चुके हैं, धरना दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की चुनाव अगर आगे ले जाए तो फिर महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, जो 14वीं विधानसभा अभी है, वो 26 नवंबर को डिसॉल्व होनी है जी। तो 26 नवंबर तक के चुनाव होके नई सरकार फॉर्म होनी चाहिए जी। तो अगर वो नहीं होती है, चुनाव नहीं आते हैं, तो फिर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। अगर वो होने के बाद फिर अगले 6 महीने में चुनाव आयोग को महाराष्ट्र में चुनाव लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए ही बीजेपी के दोनों नेता, जो वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस और
जो स्टेट प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुले, ये कल परसों में दिल्ली जाके आए और दिल्ली में उन्होंने अपने आला कमान से बात भी की कि चुनाव कब होने चाहिए। बीजेपी में ये चल रहा है कि अभी चुनाव ज़्यादा देर मत खींचो, जितना ज़्यादा चुनाव हम आगे लेके जाएंगे उतना हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें ऑब्वियसली जो एनडीए महायुति जो है उसको चुनाव में बहुत बड़ा सेटबैक मिला है जी। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज रहती है। तो उस लिहाज से विधानसभा में अभी जो लीड मिल रही है महायुति को वो 127 तक ही जाती है और महाराष्ट्र की विधानसभा का जो जादुई आंकड़ा है मेजॉरिटी मार्क वो है 144। तो 144 के पार महाविकास आघाड़ी जो है अपोजिशन की वो जा रही है, वो लगभग 160 तक जा रहे हैं। तो इसका एक पूरा प्लानिंग ऐसा है महायुति का कि चुनाव में सीट शेयरिंग और उससे भी ज़्यादा जो बात देवेंद्र फडणवीस जी ने आला कमान के सामने रखी है कि हम कैंडिडेट ऐसे देंगे जिनका इलेक्टिव मेरिट हो जी। क्योंकि उनका भी मानना है और मेरा भी मानना है एक जानकार के नाते कि विधानसभा का जो इलेक्शन होता है ये पूरा डिपेंड होता है कि आप किसको खड़े कर रहे हैं, आप किसको वो टिकट दे रहे हैं, कौन आपकी तरफ से पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहा है। अगर वो मंजा हुआ है, उसके पास उसकी कास्ट वोट बैंक है, उसका काम वहाँ पे बोलता है, तो फिर पार्टी उसको जो भी सहायता देगी उससे वो निखर जाता, उसका इलेक्ट्रो मेरिट जो है वह और बड़ा हो जाता है। तो देवेंद्र फडणवीस जी का ये कहना है कि हमें ऐसे उम्मीदवार देने चाहिए कि जिनका खुद का चुन के आने का मेरिट हो। तो उसमें हमने ज़्यादा जगह लड़ने चाहिए। मीन्स स्टेट बीजेपी जो है वो आला कमान को ये कह रही है कि इस बार आप जैसे आपने लोकसभा में शिंदे जी के साथ सीट शेयरिंग करते समय शिंदे जी का हर एक जो भी डिमांड थी वो पूरी की, उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत अहम डिसीजंस जो है वो आपने दिल्ली से लिए, रादर देन हम कुछ बात रख रहे थे आपने नज़रअंदाज कर दिया। इस बार आप वैसा मत कीजिए, हमने कुछ तय किया है, हमें पता है इलेक्टिव मेरिट कैसा है और इसके दौरान हम ये कह रहे हैं इसके चलते कि हमें मिनिमम ऑफ मिनिमम 150 सीटें लड़नी चाहिए बीजेपी के कमल के चिन्ह पे। तो 150 सीट तो हमें चाहिए। उसके बाद में आप ये जो 2 पार्टियां हैं इनका और 2019 में 12 मित्र पक्ष को सीट्स दी थी अदर देन शिवसेना। बीजेपी का जो अलायंस 2019 में हुआ था सोनू जी, तब बीजेपी ने खुद के उम्मीदवार 152 जगह पे खड़े किए थे और 12 जगह पे अपने ही मित्र पक्ष के उम्मीदवार लेकिन कमल चिन्ह पे ही खड़े किए थे। इस प्रकार से उन्होंने 164 उम्मीदवार कमल के चिन्ह पे खड़े किए थे और शिवसेना ने जो है वो 124 जगह पे अपने उम्मीदवार जो है वो धनुष बाण पे खड़े किए थे। तो अभी आपको पता है महायुति अलग है, महाविकास आघाड़ी अलग है। तो अभी बीजेपी का ये कहना है आला कमान से कि हमें कम से कम 150 सीट कमल के चिन्ह पे खड़े करने चाहिए। उसके बाद में जो सीट शेयरिंग एनसीपी अजित पवार के साथ होगा या शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ होगा वो करना पड़ेगा। और एकनाथ शिंदे जी ये चाह रहे हैं कि मुझे कम से कम 100 सीट चाहिए, शिवसेना के लिए कम से कम 100 सीट चाहिए क्योंकि मैं 40 लोग मेरे साथ में लेके आया जो विधानसभा के सदस्य आमदार हैं। तो 40 प्लस मेरे साथ 10 अपक्ष या छोटे मोटे पार्टी के आमदार हैं। तो ऐसे 50 लोग आज भी मेरे साथ इंटैक्ट है। तो मुझे आप 100 सीटें लड़ने के लिए दीजिए, मैं वो चुन के लाता हूं। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे का शिवसेना का जो कट्टर हिंदुत्व वोट था वो तोड़ने में शिंदे के शिवसेना को कामयाबी मिली है। वो ट्रांसफर हुआ है उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना का एकनाथ शिंदे के शिवसेना के तरफ। तो वो लिहाज से हमें 100 सीट दीजिए। अब अजित पवार का जो खेमा है राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो भी ये कह रहा है कि हमारे पास भी अभी खुद के 40 आमदार हैं और कांग्रेस के 2-3 आ रहे हैं हमारे साथ कुछ अपक्ष लोग पहले से ही है। तो हमारा भी आंकड़ा ये
47-48 तक जा रहा है। जी हमें भी अगर उतनी सीट हमारे पास भी होंगी जो एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं जी शिंदे के इतने ही, तो हमें भी 100 सीट चाहिए। जी तो अब ये दोनों अगर 100 सीट लेंगे तो फिर बीजेपी क्या लेगा? जी बीजेपी तो इसमें अभी बीजेपी बहुत बड़ी समस्या में, दुविधा में गिर गई है कि इलेक्शन कब लें, क्योंकि इलेक्शन को ज़्यादा लंबा खींचते हैं, क्योंकि अभी दिवाली के बाद होना है। जी अगर 26 नवंबर के बाद इलेक्शन जाते हैं तो राष्ट्रपति शासन बैठ जाता है जी और 6 महीने में फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन जो पब्लिक पर्सपेक्टिव या पब्लिक परसेप्शन जो है वो पूरा बदल जाएगा, क्योंकि इससे एक नैरेटिव सेट हो सकता है जो बीजेपी को डर लग रहा है कि जितना हम इलेक्शन को आगे खींचेंगे, आगे डालेंगे, उतना बीजेपी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि नापास या फेल या जिसे बोलते हैं कि हारने के डर से जी बीजेपी इलेक्शन को पोस्टपोन करवा रही है। जी ये एक परसेप्शन अगर लोगों में चले गया तो ये रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कुछ चीज़ें महाराष्ट्र में अलग है। महाराष्ट्र की राजनीति मैं खुद 20 साल से बहुत नज़दीकी से कवर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र का डीएनए अलग है जो लोकसभा के चुनाव में दिखा है। जी महाराष्ट्र में हिंदुत्व कार्ड चलता नहीं जी है। आप कितना भी रिलीजियस पोलराइजेशन जी करके देखिए, जैसे मराठी में हम बोलते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण, जी धर्म की राजनीति कितनी भी आप ला लो, यहाँ पे धर्म से यहाँ पे वोट का बंटवारा नहीं होता धर्म की राजनीति से। एक दूसरा, महाराष्ट्र में मोदी कार्ड नहीं चल रहा है, जी मोदी जी का फेस नहीं चल रहा है। तो इसलिए अब महायुति क्या कर रही है कि जितने भी बेनिफिशियरी स्कीम है, जी जिसे हम मराठी में लाभार्थी योजना बोल रहे हैं, जी कि जितनी भी रेवड़ी कल्चर से जो भी स्कीम आई है, कम से कम 5-6 स्कीम्स आई जी। हैं नई, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की नई स्कीम्स सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए महायुति सरकार ने बजट में डाली है। जी तो अभी वो स्कीम को लेके एक नया वोट बेस जी महायुति तैयार करने की होड़ में है। जैसे कि लाडली बहना का उसका लाड़की बहन योजना आ गया, जी यानी वुमन टारगेट, जी उनका टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप हो गया महिला। जी दूसरा हो गया रेशन कार्ड धारक, जी जितने भी रेशन कार्ड धारक लोग हैं उनको दिवाली के समय आनंदाचा शिदा, यानी कुछ मिठाई सरकार की तरफ से, हाँ, वो सारी चीजें दी जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं वो देना। जी और तीसरा सबसे बड़ा टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप रहा है अभी, वो है फार्मर्स। जी फार्मर्स के लिए अभी मुख्यमंत्री साहब नए स्कीम्स ला रहे हैं, जैसे कि कपास या सोयाबीन के जो भी किसान हैं उनके लिए 5,000 रुपये पर हेक्टर जी ऐसा बोनस देने का वो सोच रहे हैं। वो भी स्कीम जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। दूसरा, पीएम किसान योजना के तौर पे महाराष्ट्र के भी किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। जी वैसे ही गए साल जून महीने में ये महायुति सरकार ने किसानों के लिए महाराष्ट्र में नमो महासन्मान योजना जी ये लागू की, उसमें भी 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिए जाते हैं। तो अभी जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से जुलाई तक का पहला हफ्ता, जी पहला किस्त जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो अभी देने जा रही हैं। और उसके लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का जीआर कल ही निकला है। जी तो इस तरह से फार्मर को भी खुश करने की बात आ रही है। तो अभी महायुति सब मिला के ये देख रही है कि लोकसभा चुनाव के चलते जो वोट बेस कम हो गया है, जी तो वो कैसे बढ़ाए। और जो जात की जो राजनीति है, जाति की जो राजनीति है, जिसमें जरांगे फैक्टर है और भी बहुत सारे फैक्टर है, मराठा आंदोलन है, ओबीसी फैक्टर है, इनके ऊपर ये हावी हो जाए। ये लाडली बहना है, किसानों का है, रेशन कार्ड धारकों का है, ये स्कीम से ज़्यादा लाभार्थी जो है, बेनिफिशरी जो है, जो वोट करेंगे, तो उसके लिए अभी जोर शोर से प्रचार चल रहा है, प्रसार चल रहा है। आज भी कोल्हापुर में बहुत बड़ा सरकार का कार्यक्रम चल रहा है। खास बात ये भी है कि सरकारी योजनाओं का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी आयोजन हो रहा है, वो राजनीति के लिए हो रहा जी। है और उसमें राजनीतिक भाषण ही होते हैं। तो महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे किसी को पता नहीं, लेकिन प्रचार जो है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो है, वो शुरू हो गई है। सर लेकिन जिस तरह से ये जो डिमांड्स कर रहे हैं, ये एकनाथ शिंदे की पार्टी 100 से ज़्यादा डिमांड्स कर रही है,
अजीत पवार की पार्टी 100 से ज़्यादा डिमांड कर रही है। तो ऐसे में अगर 100 की ये डिमांड करें तो बीजेपी को क्या कुछ मिल पाएगा? उसके ऊपर अजीत पवार की पार्टी जो है वो नवाब मलिक को बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, जिसको बीजेपी की सरकार ने जेल के अंदर डाला था और कई सारे आरोप लगाए थे, दाऊद से कनेक्शन बताए थे, भ्रष्टाचार वाली बात कही थी। तो बीजेपी क्या कंफर्टेबल हो पा रही है इस अलायंस में, या फिर माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं टूटे, अजीत पवार खुद से निकल जाए, या फिर बीजेपी को आखिर में ये ऐसा कहना पड़े कि हमें अलायंस नहीं रखना है अजीत पवार के साथ? ऐसी सिचुएशन बन रही है, बनाई जा रही है, क्या हालात है? यस, आपके क्वेश्चन में इसका आंसर है कि ऐसे कुछ हालात बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं। जी दोनों तरफ से हो रहा है। और ये मैं लगभग 10 दिन से बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि अजीत पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस जो एनसीपी है वो अलग से चुनाव लड़े, जी यानी बीजेपी के खिलाफ नहीं, जी लेकिन वो महायुति में सीट शेयरिंग ना लेते हुए जी वो एक छुपा समझौता जिसे बोलता है प्रॉक्सी अलायंस करके हाथ मिलाते हुए आप महाविकास आघाड़ी के, खास करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ आप उम्मीदवार खड़े कर दीजिए, उनका वोट खा लीजिए, क्योंकि सेकुलर बेस आपका भी है। आपने भी वक्फ बोर्ड का बिल हो या फिर महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ के लिए जितने भी स्कीम्स, उसका पूरा जो विभाग है वो अजीत पवार जी के पास ही है, मीन्स उन्हीं के पार्टी के पास है, तो उन्होंने वो दिया है। तो आप मुस्लिम वोटर को नज़दीक कीजिए, आप अलग लड़िए। तो ये कोशिश बीजेपी की तरफ से हो सकती है जी और ये बीजेपी अपने को कह सकती है। इसके कारण अजीत पवार जी की एनसीपी है, इन्होंने भी फिर अगर ऐसा अगर बीजेपी करेगी तो हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जी तो इसलिए हमें भी एक कारण चाहिए अलग होने के लिए। तो फिर नवाब मलिक जिस तरह से प्रोजेक्ट हुए हैं लास्ट वीक में, जी वो कैसे हुए हैं कि 2 दिन में सब चीज़ें हो गई हैं। अजीत पवार जी की जन सम्मान यात्रा निकल चुकी थी, मुंबई आने वाली है। पहला जो प्रोग्राम था वो वहाँ बांद्रा ईस्ट में था, बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी वहाँ दिखे, और दूसरा था वो चेंबूर, शिवाजीनगर, मानखुर्द, ये जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पे था। अब ये जो नवाब मलिक जो आमदार है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अनुशक्ति नगर, तो वहाँ से अजीत पवार जी के स्टेज पे नवाब मलिक भी थे जो पहली बार खुल के आए, और उन्होंने जोर शोर से उसका ये भी कर दिया, पब्लिसिटी भी कर दिया कि यस आई एम विद अजीत पवार और उनकी पार्टी के पास, क्योंकि शरद पवार जी का नाम आप वो नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे एक राजनीति ऐसी भी है, एक सोच ऐसी है कि जो अभी नवाब मलिक जी का जो मतदार संघ या कॉन्स्टिट्यूंसी है, चुनाव क्षेत्र जो है, वहाँ पे उनकी बेटी सना मलिक खड़ी रहेगी, जो अजीत पवार जी के घड़ी सिंबल पे खड़ा रहेगी पार्टी की तरफ से, और नवाब मलिक जो है वो निर्दलीय खड़ा हो सकते हैं शिवाजीनगर मानखुर्द कॉन्स्टिट्यूंसी से। यानी 2 सीटें अजीत पवार जी को मिल सकती हैं। अजीत पवार जी की पार्टी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। उनको पता है कि सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेन एक तो वोट बेस नहीं है, दूसरा ये है कि शरद पवार जी के पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान अजीत पवार जी के पार्टी को होने वाला है। उनके पास जो लोग हैं वो भी जाने के आसार हैं, जो बचेंगे उनको चुन के लाना, और उनके खिलाफ वहाँ शरद पवार जी के पार्टी का उम्मीदवार खिलाफ में रहेगा, तो वहाँ चुन के आना इतना इजी नहीं है। खुद अजीत पवार बारामती में उनके जो जिन्हें वो नेप्यू जो है यानी भतीजे युगेंद्र पवार के सामने खड़े हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन बारामती में है। तो महाराष्ट्र में लगभग सभी तरफ अजीत पवार जी के लिए ये क्राइसिस है। तो वो ये देख रहे हैं कि खुद की 10-12 सीट आती है और भी कुछ 5-6 इधर से उधर से, तो अपना एक साइजेबल चंक बना रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि बीजेपी उनको ये आश्वस्त करे कि तुम्हारी कितनी भी सीट आई, वापस अगर महायुति की सरकार आ जाती है तो आपको हम डिप्टी सीएम पद देंगे या फाइनेंस मिनिस्टर तो बनाएंगे ही। तो ये उनको आश्वासन चाहिए, इसलिए वो भी अभी जिसे बोलते हैं आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुंबई में बड़ी,
और वहाँ पे वो कह सकते हैं कि हमें इतनी इतनी सीट चाहिए और सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए, जल्दी से उम्मीदवार कौन है ये तय हो जाए। तो और सबसे बड़ी मुश्किल जो है बीजेपी के लिए, अजित पवार जी के लिए, एकनाथ शिंदे जी के लिए, वो है आपस में वोट ट्रांसफर। जी। ये जो वोट ट्रांसफर वाली जो बात है, ये अजित पवार जी के साथ बीजेपी की नहीं हो रही है, ये अजित पवार जी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना की नहीं हो रही है। और अजित पवार जी को इनके थ्रू वोट जो आने चाहिए वो भी नहीं आ रहे। जी। तो अजित पवार को लेके सही में अपने को फायदा है नहीं है, अगर आप पार्टी के केडर को पूछेंगे बीजेपी के, तो वहां पे आपको ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि अजित पवार जी की पार्टी हमारे साथ हमें नहीं चाहिए। जी। लेकिन जो कि अजित पवार जी ने अभी बजट रखा है और उसमें जैसे मैंने बोला लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की नई स्कीम, जो बेनिफिशियरी स्कीम है रेवड़ी कल्चर की, वो डाली है। और वो उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो जनसम्मान यात्रा है ना, जी। ये महाविकास आघाड़ी को डराने की बजाय बीजेपी को डराने के लिए ही निकाली, ऐसा मेरा भी मानना है। क्योंकि अपनी न्यूसेंस वैल्यू जो है वो बढ़ाने के लिए, क्या ऐसा मत समझो कि मैं भी आपके साथ हूँ, ये स्कीम मैंने डिक्लेयर की है, ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट कर रहा है जी। वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो अजित पवार जी के पास से अदिति तटकरे उसके मिनिस्टर हैं। तो अजित पवार ये चाह रहे हैं कि आपको मेरे को या मेरे पार्टी को आखिर तक साथ में रखना है। हमारी 5 सीटें आए, 10 आए, 40 आए, हमें हमारा शेयर जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी तब चाहिए। और ये अभी बीजेपी इनको कोई आश्वस्त कर नहीं सकती, क्योंकि मामला यहाँ तक क्या आ गया है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, महायुति जो है ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर करने की बजाय निगेटिव वर्क में जा रही है। क्योंकि बदलापुर का जो इंसिडेंट बना है, इससे पब्लिक परसेप्शन बदल गया है। लाडली बहना या लाड़की बहन योजना का जो भी बेनिफिट दिख रहा था वो लगभग इक्वल हो गया है। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में एक डिमांड चल रही है, लाडली बहना के जगह सेफ्टी जो चाहिए, तो उसके लिए सुरक्षित बहना, ये कैंपेन विरोधक करवा रहे हैं। सुप्रिया सुले उसमें लीड ले रही है। देखिए महाराष्ट्र में अपोजिशन के पास फेसेस है, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है, सुप्रिया सुले है, नाना पटोले है, पृथ्वीराज चौहान है। तो ये बड़े बड़े फेसेस हैं। इसके खिलाफ में महायुति के पास जो फेसेस है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है या देवेंद्र फडणवीस है जो होम मिनिस्टर है, उनके ऊपर ही रोज कुछ ना कुछ आ रहा है, या फिर अजित पवार है, ये तीनों लोग लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने में फेल हो गए और ये तय हो गया। और ये बीजेपी के आला कमान को बात मालूम हो गई है। ये भी बहुत बड़ी समस्या स्टेट बीजेपी के सामने है। तो लगभग अजित पवार एक अपना एक कारण देख रहे हैं कि कल जाके अगर महायुति से बाहर गिरना है तो नवाब मलिक जी को सामने कर दें और बाहर निकल लें। और बीजेपी भी ये देख रही है कि जब अजित पवार जी को ये बताया जाएगा कि हमारे साथ सीट शेयरिंग करते हुए आपको कुछ मिलना नहीं है, इतने सीटें तो हम दे नहीं सकते, इससे बेटर हो कि आप अपना अलग लड़े और हमें फायदा पहुंचाए। जैसे कि देखिए मनसे को लेके जितना फायदा बीजेपी को हो सकता है या एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को हो सकता है, उतना अजित पवार जी को लेके नहीं हो सकता है, नुकसान होगा, नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और बीजेपी ये नेचुरल एलाइज है, तो ये साथ में ही रहने वाले हैं। प्रॉब्लम अजित पवार जी और उनके पार्टी का है, तो इसके कारण भी महाराष्ट्र के चुनाव और आगे रख रहे हैं और आगे लेके जाएं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव कब होंगे ये किसी को पता नहीं। और चुनाव आयोग जो है और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजू कुमार जी, वो शेर बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन कोई प्रश्न का आंसर ठीक से नहीं देते हैं। तो महाराष्ट्र में भी कब चुनाव होंगे इसका उन्होंने गोल मटोल आंसर दिया है, उनके पास भी आंसर नहीं है, तो फिर अब चुनाव कब होंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सर आखिरी सवाल ये कि ये तो बात हो गई एनसीपी की, अजित पवार की, कि भाई नवाब मलिक को खड़ा करके कहीं ना कहीं एक अड़चन पैदा करने की काम किया जा रहा है। लेकिन शिवसेना और बीजेपी जो कि नेचुरल अलायंस है, इन दोनों के बीच में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। रामदास कदम और रविंद्र चौहान जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इतनी बयानबाजी कर रहे हैं कि कोई बोलता है कि आप आपके नेता को बोलो मुंह बंद करें, या फिर कोई बोलता है कि हम उसको मतलब थप्पड़ मारेंगे। इस तरह की बयानबाजी चल रही है। तो ये भी चीजें आगे प्रॉब्लम नहीं करेगी बीजेपी के लिए? इससे पब्लिक परसेप्शन जो है ना ये बदलता है।
और पार्टी केडर में ना झगड़े लग जाते हैं। ये मसला कहाँ से आया रामदास कदम और रविंद्र चौहान जी के बीच? ये मसला आया मुंबई गोवा हाईवे को लेके कि वो इतने सालों से बन ही रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है। और कोकन में जो लोग बसते हैं, खासकर मुंबई में जो कोकन वासी लोग बसते हैं, वो 10 दिन के लिए 10-12 दिन के लिए कोकन में जाते हैं गणपति बापा बिठाने के लिए। जी तो वो बहुत आस्था का विषय है। और तब मुंबई गोवा रोड जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो ठीक से होना चाहिए। वो इतनों सालों से बन ही रहा है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, फिर भी नहीं हो रहा है। और महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेस जो है वो रिकॉर्ड टाइम में बन के चल रहा है। और मुंबई गोवा वैसे के वैसे अभी 25 साल हो रहे हैं वैसे ही है। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से रामदास कदम आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ जब जब रामदास कदम कुछ बोलते हैं तब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीजेपी को डराते हैं। तो वो एक डराने के लिए वो किसी बीजेपी के मिनिस्टर को टारगेट कर देते हैं रामदास कदम। तो ये राजनीति होती रहेगी, इसमें आर्म ट्विस्टिंग होती रहेगी। सब बड़े नेता जो हैं शिवसेना के या बीजेपी के, उनको सबको पता है कि ये नॉनसेंस इशू है, इसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन ये खबरें तो बनती है, खबरें को कोई रोक नहीं सकता। और आप इतने पब्लिकली एलिगेशंस करते हो तो वो तो न्यूज़ तो बनती है, खबर कोई रोकता नहीं है। खबर और सांप कोई जेब में रख नहीं सकता, वो जैसे आती है वैसे ही निकल जाती है। तो वैसा वो है। लेकिन मैं इसमें एक अलग देख रहा हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। जितना चुनाव को देरी होगी उतना नुकसान बीजेपी का होगा। क्यों होगा? क्योंकि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो एमएलएज हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी लोग हैं, इनको सबको ये पता चल गया है कि ना एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, ना अजित पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इससे एज अ पार्टी बीजेपी को फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। हमने किसको साथ में लिया है? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से 2 साल पहले जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, ऑपरेशन लोटस 2 हुए। पहली बार शिवसेना में हुआ एकनाथ शिंदे जी के थ्रू, और दूसरी बार एनसीपी में हुआ अजित पवार के थ्रू। तो ये जो चीज़ें हुई है महाराष्ट्र में, ये लोगों को पसंद नहीं आई है। और अभी इसके ना बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए हैं कि जब बीजेपी का जो भी वर्कर है, पार्टी वर्कर है, एमएलएज हैं, पदाधिकारी है, ये जब लोगों के बीच में जाते हैं तो इनको ये फेस करना पड़ रहा है कि आपने ये क्या कर दिया महाराष्ट्र के साथ। तो इससे अभी बीजेपी उभर रही है कि हमने हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो अभी बीजेपी ये देख रही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बीजेपी को दोबारा बनना है तो ज़्यादा सीटें लड़नी पड़ेगी। और ज़्यादा सीटें लड़नी है तो ये दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। खास करके शिंदे को कंट्रोल करना पड़ेगा, अजित पवार को कंट्रोल करना पड़ेगा। अजित पवार को तो आप बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन शिंदे का क्या करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा क्षेत्र में जो मतदार लोग रहते हैं, मतदाता है, वो है एवरेज 3 लाख। 3 लाख मतदाताओं में से आपको किसी एक को चुनना है। तो इसमें 19-20 का फर्क गिरना है अगर बहुत कांटे की टक्कर हुई तो ऐसे में आपको इलेक्टिव मेरिट वाले उम्मीदवार देने के बाद भी अगर दोनों के पार्टी वर्कर्स में प्रचार के समय, कैंपेन के समय फ्यूजन नहीं हुआ तो, और लोकसभा के चुनाव में ये देखा है कि संघ परिवार जो है महाराष्ट्र में साइलेंट था। बीजेपी का वर्कर भले ही काम कर रहा था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, और भी बजरंग दल हो, इनके जो लोग हैं ये लोग साइलेंट थे। इनको भी अभी चुनाव में उतारना है काम के लिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए। तो ये लोग अजित पवार जी की राष्ट्रवादी साथ में होते हुए निकलेंगे क्या? ये लोग एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को कितना मदद करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के थ्रू जो जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है, ये बहुत अंदर तक डीप गई है कि ये लोगों को पसंद नहीं आई है। तो इसमें से अभी हम कैसे नैरेटिव सेट करें? बीजेपी बहुत बड़ा इसका विचार मंथन कर रही है, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अभी 17, 18, 19 अगस्त को अमित शाह जी महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पे आने वाले थे, सब तरफ मीटिंग लेने वाले थे, उन्होंने नहीं लिया और इलेक्शन आगे गए।
कि अभी दिवाली के बाद इलेक्शन होंगे, अभी बोल रहे हैं कि दिसंबर में जाएंगे तो फिर राष्ट्रपति शासन आएगा। मैं जहाँ तक के समझ रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन अगर लग गया चुनाव के पहले जी। तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। और ये चीज़ कल परसों में जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए थे, उन्होंने आला कमान को बताई है कि प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में ना लगाएं, उसके पहले ही चुनाव ले लें। और इसलिए फिर अभी एक बात चल रही है, 10 या 12 नवंबर के तहत महाराष्ट्र में वोटिंग होगा जी। यानी वो एक तारीख निकलेगी जिस चुनाव की, और उसके बाद में 26 नवंबर तक के आपको 10-12 दिन मिल जाते हैं तो नई सरकार का गठन होकर नई सरकार भी आ सकती है। लेकिन कुल मिला के बीजेपी के लिए बहुत जो आगे की राह है कठिन है। जी। तो आशीष जी, आपने जो भी बातें बताई बहुत बहुत धन्यवाद उसका। आशीष जी ने बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है। संकट चुनाव करवाने को लेकर है, संकट अपने सहयोगियों के साथ बने रहने को लेकर है, और संकट अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर है। तो ऐसे कई सारी चुनौतियां इस वक्त बीजेपी के पास है। देखना ये ज़रूरी है कि बीजेपी किस तरह से महाराष्ट्र में आगे जाती है, और देखना ये भी ज़रूरी है कि क्या महाराष्ट्र में चुनाव के पहले महायुति में कोई डेंट लगता है या नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।